हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर 9 बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर, नाजिज्म एंड जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब ये देखो, ये जो नाजिज्म का जो कंसेप्ट है जर्मनी में आया और एक और कंसेप्ट है फासिज्म। ये दोनों कंसेप्ट जो है, एक इटली में आया था, दूसरा जो है जर्मनी में आया था। इन दोनों के बाद क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हुआ था। तो अभी जो आप कहानी पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो, वो चैप्टर 8 और 9 क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की पूरी दुनिया का जो है क्या है, सिनारियो जो है आप समझ रहे हो। तो पहले वाले जब वर्ल्ड वॉर को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां आपको पता चला होगा कि जो जर्मनी था, जर्मनी पर क्या हुआ था, बहुत सारे सैंक्शन जो है, बहुत सारे जो है मतलब वॉर के कारण जो है उन पर बहुत सारे सैंक्शन, बहुत सारे जो है पेनल्टीज जो है लगा दिया गया था। उसका बदला लेने के लिए जर्मनी क्या करता है, देखो, अपने आप को फिर से तैयार करता है। और उस तैयारी में एक सबसे बड़ा लीडर जो आता है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, हिटलर के बारे में। ठीक है, हिटलर हो गया और मुसोलिनी हो गया। ये दो लीडर ऐसे थे जो कि पूरी तरीके से जर्मनी और इटली का जो जो पूरा का पूरा जो कंट्री है उसको चेंज करके जो है इन्होंने रख दिया था अकेले दम पर। तो देखो, उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी लीडर्स हुए थे जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद भी अपने कंट्री को 5 साल के अंदर में इतना ज्यादा डेवलप जो है कर सकता है। इतनी लीडरशिप क्वालिटी हिटलर में थी। तो हिटलर के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। In two previous chapters, you learned about the First World War, Versailles Treaty, Russian Revolution, the Great Depression, etc. ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। If we wish to understand the history of the world between 1919 and 1945, we must keep this momentous event constantly in our minds. तो अगर आपको उस समय 1919 से लेकर 1945 तक के बीच में अगर आपको पूरी दुनिया की हिस्ट्री को जानना है तो ये चैप्टर आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर severely affected the economic of most European countries, but their efforts to recover were constrained by the Great Depression. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जीतने वाले कंट्रीज जीत गए, हारने वाले कंट्रीज हार गए। लेकिन चाहे जो कंट्री विनर रहा हो, चाहे जो कंट्री लूजर रहा हो, दोनों टाइप के कंट्रीज को क्या हुआ था, इकोनॉमिक लॉसेस जो है हुए थे। अब जो जीता है उसने जीतने के लिए बहुत सारा खर्च किया है, हारने वाला भी वॉर में अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे आर्मी सोल्जर, बहुत सारे मतलब हर तरीके का डैमेज जो है दोनों साइड को इक्वल हुआ रहता है। लेकिन एक तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई। बचा खुचा जो प्रॉब्लम था उसको किसने खत्म कर दिया, याद करो 1929 में क्या आया था, द ग्रेट डिप्रेशन। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया उसने इनकी कमर तोड़कर रख दी। दिस लीड टू राइजिंग सोशल टेंशन विद इन दिस कंट्रीज। और इस ग्रेट डिप्रेशन के कारण वहां पर क्या हुआ, वहीं की कंट्रीज के सोसाइटी में भी क्या हो गया, बहुत सारे टेंशन जो है, कास्ट को लेकर, रिलीजियस को लेकर, जॉब्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट्स को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, इन सब चीजों के कारण वहां पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन जो है क्रिएट होने लगा। Many people were influenced by the Russian Revolution and they spread the socialist and the communist labor movements. और क्या हुआ कि रशिया में जो रिवोल्यूशन हुआ था, रशियन रिवोल्यूशन तो कंप्लीट हो गया था। अब रशियन रिवोल्यूशन जब कंप्लीट हुआ था तो वहां का जो आइडिया था, वहां का जो कंसेप्ट था, उसको बाकी यूरोप के कंट्रीज भी क्या करना चाहते थे, फॉलो करना चाहते थे। वो भी अपना सोशलिज्म क्या करना चाहते थे, सोशलिज्म, कम्युनिस्ट, लेबर पार्टी, इस तरीके के सारे जो है ग्रुप जो है वहां भी रशिया की तरह बनाना चाहते थे। एज अ रिजल्ट दीज कंट्रीज फेस्ड अ डायलेमा। और इसी के कारण कोई बोलता था सोशलिस्ट बनाएंगे, कोई बोलता था कम्युनिस्ट बनाएंगे, कोई बोलता था डेमोक्रेसी बनाएंगे, कोई कहता था हम लोग कोई कंट्री क्या करता था, कंट्री के कुछ लोग जो है इसके फेवर में थे, सोशलिस्ट के, कुछ कम्युनिस्ट के थे, कुछ डेमोक्रेसी के थे। इसीलिए वहां के कंट्री में क्या होगा, एक डायलेमा। डायलेमा मतलब क्या होता है, दो चीजों में एक चीज को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम जब होती है तो उसको क्या बोला जाता है, डायलेमा, बीच में फंस जाना। They had to decide which path to follow among the three प्रीडोमिनेंट आइडियोलॉजी। अब हर यूरोप के कंट्रीज के सामने ये प्रॉब्लम ये था कि जो हमारे पास अभी प्रेजेंट कंडीशन में पूरे वर्ल्ड में जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में से किस आइडियोलॉजी को हम लोग क्या करें, फॉलो करें। तो एक तो आइडियोलॉजी था लिबरल डेमोक्रेसी का, दूसरा आइडियोलॉजी था सोशलिज्म कम्युनिज्म का, और तीसरा था कंजर्वेटिज्म। ये तीन तरीके के क्या थे वहां पर आइडिया जो है उस समय 1919 से लेकर 1945 में पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में तीन तरीके के गवर्नमेंट चलते थे। एक को होता था लिबरल डेमोक्रेसी, दूसरा होता था सोशलिज्म, और तीसरा होता था कंजर्वेटिज्म। दैट डिसीजन बेसिकली डिपेंड्स ऑन विच सोशल एंड इकोनॉमिक क्लास डोमिनेट्स देयर सोसाइटी।
अब ये डिपेंड करता था कि किस कंट्री में डेमोक्रेसी होगी, किस कंट्री में सोशलिज्म होगा, किस कंट्री में कंजर्वेटिज्म होगा। ये किस बात पर डिपेंड करता था? ये उस बात पर डिपेंड करता था कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के इकोनॉमिक क्लास में डोमिनेंट किसका है? क्या प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा डोमिनेंट है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा डोमिनेंस है, किसका है कि मिडिल क्लास का डोमिनेंस है? इस बात पर डिपेंड करता था कि वहाँ पे किस टाइप की आइडियोलॉजी, किस टाइप की गवर्नमेंट जो है बैठेगी। अब देखते हैं आगे लिबरलिज्म क्या होता है या लिबरल डेमोक्रेसी क्या होता है। लिबरल डेमोक्रेसी अपोज्ड dictatorship and the favor an elected constitutional government in which the elected representative were answerable to the people। जो लिबरल डेमोक्रेसी थी इसको इसकी आइडियोलॉजी ये थी कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का जो है डिक्टेटरशिप जो है खत्म होना चाहिए। डिक्टेटरशिप मतलब समझते हो जैसे फ्रांस में लेनिन का था, रशिया में लेनिन का था, उससे पहले जो है और भी अलग अलग लोग थे। तो डिक्टेटरशिप क्या होनी चाहिए? खत्म होना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट बने वो कैसा होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए, मतलब लोगों के द्वारा वोटिंग करके चुना गया होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर जो है काम करना चाहिए, रूल्स का कानून होना चाहिए, रूल्स के बेसिस पर जो है क्या होने चाहिए? काम होने चाहिए। विच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर आंसरेबल टू द पीपल, और जितने भी लोग उस पार्लियामेंट में या उस डेमोक्रेसी में शामिल होंगे उन लोगों को पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए? आंसरेबल जो है होना चाहिए। Such governments guaranteed citizen right and the freedom and were governed by the rule of law। और वहां पर सबको गारंटी, जितने भी लोग हैं सबको गारंटीड जो है राइट मिलना चाहिए, सबको फ्रीडम वगैरह जो है मिलना चाहिए। They depended on the consensus formulating their policies through public debates to avoid the social conflicts। और ये बोलते थे कि यहाँ पर जो है प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए, लोगों को डिबेट करने के लिए बुलाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ये सारी चीजें वहां पर डिस्कशन होना चाहिए। मतलब बेसिकली ये चाहते थे सबको फ्रीडम मिले, सबको इक्वल राइट्स जो है मिले। ये एक टाइप की कंट्रीज थी। दूसरे टाइप की कंट्रीज क्या थी? देखो, मेनी कंट्रीज अडॉप्टेड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल आफ्टर 1919 एंड द फॉर्म द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रोविजंस contained in their constitutional। However, in practice, the wealthy classes in the countries soon began to dominate the economic and the political life through corrupt practices। अब यहाँ पर देखो 1919 के आसपास कुछ और भी गवर्नमेंट वहां पर बन रही थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल थी। नाम के लिए वो डेमोक्रेसी थी और वहां पर वर्चस्व किसका था, मतलब डोमिनेंस किसका था? जो वहां पर फाइनेंशियली जो रिच पीपल थे उनका बोलबाला जो है वहां पर था। तो एक तरफ तो ये डिमांड हो रही थी कि सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए। वहीं पर दूसरे तरफ या दूसरा साइड ये चल रहा था कि नाम की डेमोक्रेसी थी, उस डेमोक्रेसी में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो चूज करके जाते थे वो सारे के सारे रईस लोग होते थे जो कि लोगों के प्रॉब्लम को क्या करते थे? समझते नहीं थे। और ये जो लिबरल जो डेमोक्रेसी थी, ये लिबरल डेमोक्रेसी मतलब ऐसे जगह के लिए सही नहीं थी जहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस हो, जैसे पुअर हो और रिच लोग हो। इन पुअर और रिच के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और अलग अलग रिलीजियस के लोग हों, अलग अलग कास्ट के लोग हों। तो जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा थी वहां के लिए ये जो लिबरल डेमोक्रेसी थी ये सही नहीं थी, क्योंकि नाम की डेमोक्रेसी थी, बोलबाला किसका था? जिनके पास पैसा था, जिनके पास क्या थे? बहुत सारे जो है पावर थे, उन्हीं के पास था। leaving the elected representative powerless to represent the interest of the people। और ये रईस लोग क्या करेंगे? क्या पब्लिक का फायदा चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। ये हमेशा क्या चाहेंगे? अपना पॉकेट भरना चाहेंगे। तो वहां पर भी वैसी था। एक तरफ दिखाने के लिए क्या था, बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और करके। तो एक तरफ ये बोलते थे कि हमारी कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो वोटिंग के थ्रू इलेक्टेड होकर आते हैं, चुनाव से आते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ चुनाव में कौन जाता था? जो बड़े-बड़े रईस लोग थे, जो करप्टेड लोग थे, वो करप्शन करके जाते थे। तो ये करप्टेड लोग क्या करेंगे? पब्लिक के बारे में सोचेंगे? आंसर है पब्लिक के बारे में नहीं सोचेंगे। Countries such as Britain and the United States of America, which were materially wealthy and the faced less social conflicts, were generally more successful in the establishing the democracy, liberal democracy। लिबरल डेमोक्रेसी वहां चल पाई जहां पर क्या था? कन्फ्लिक्ट जो था सोसाइटी के बीच में वो कैसा था? कम था। ब्रिटेन में, अमेरिका, ऐसे कंट्रीज थे जहां पर जो है क्या था? सोसाइटी में जो है कन्फ्लिक्ट्स क्या थे? बहुत कम थे। और अगर कन्फ्लिक्ट्स कम थे इसका मतलब वहां पर डेमोक्रेसी सही से चल गई। लेकिन हर हर कंट्री तो ब्रिटेन और अमेरिका जैसा नहीं होता है कि वहां पर सब लोग एक जैसे कमाने वाले होंगे, कोई कास्ट का टेंशन नहीं होगा, कोई दूसरा चीज नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये कुछ ही कंट्रीज के लिए क्या था? लिबरल डेमोक्रेसी सही थी, बाकी हर जगह के लिए सही नहीं थी। अब आगे देखो एक क्वेश्चन दिया है, डू यू थिंक
द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज अ लिबरल डेमोक्रेसी, ये आप पर क्वेश्चन छोड़ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो लिबरल डेमोक्रेसी है? आंसर है बिल्कुल लिबरल डेमोक्रेसी है, क्योंकि आज भी जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें से 40 से 50% या 60% लोग ऐसे होते हैं, चाहे स्टेट की इलेक्शन हो चाहे सेंट्रल का इलेक्शन हो, उसमें से आधे लोग ऐसे होते हैं या आधे से ज्यादा लोग भी ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा रिच होते हैं फाइनेंशियली, बड़े-बड़े कंपनीज के क्या होते हैं मालिक होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है, या उन पर क्या होता है कुछ केसेस चलते रहते हैं, क्रिमिनल केसेस चलते रहते हैं। तो दिखाने के लिए हमारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, लेकिन यहाँ पर जो लोग जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, जो जीत कर जाते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में या पंचायत में, जहां भी इलेक्शन होता है, तो वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबके सब नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, क्रिमिनल केसेस उन पर लगा हुआ रहता है, उनको पब्लिक से कोई लेना देना जो है नहीं रहता है। अभी और भी पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर वगैरह में कि हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से है करके, और जब आप खुद 18 साल के हो जाओगे, जब वोटिंग करने जाओगे, तब आपको खुद ब खुद ये दुनिया समझ में आने लगेगी कि हाँ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं करके। हाउ डज करप्शन वीकन अ लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पर बोल रहा है कि जो करप्शन होता है वो किसी लिबरल डेमोक्रेसी को किस तरीके से क्या करता है, वीक करता है। अच्छा हाँ, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे करप्शन जो है होते हैं जो कि क्या करते हैं, बिल्कुल जो है अंदर से क्या करते हैं, कंट्रीज को जो है खोखला कर देते हैं। जिस तरीके से टीबी बीमारी होता है ना, खांसी बीमारी, खांसी टीबी एक होता है, ट्यूबरक्लोसिस करके, तो ये बीमारी क्या करती है, आदमी को अंदर से पूरा खोखला कर देती है। उसी तरीके से किसी कंट्री में अगर करप्शन है, तो वो करप्शन क्या करता है, पूरा का पूरा कंट्री को अंदर से खोखला कर देता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन कि करप्शन के कारण लिबरल पॉलिटिक्स जो होती है या पॉलिटिकल जो होती है, क्या वो वीकन होती है या कैसे होती है? तो आंसर है बिल्कुल होती है, क्योंकि करप्शन जो पैसा होता है वो किसका पैसा होता है? वो हमारा पैसा होता है, पब्लिक का पैसा होता है। पब्लिक टैक्स पे करती है, सामान खरीदती है तो सरकार को पैसा देती है, और उसी पैसे को कुछ लोग क्या करते हैं, अपना पैसा समझकर जो है गलत तरीके से उसको यूज करते हैं। जिस पैसे का यूज जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए, लोगों के पेंशन के लिए होना चाहिए, लोगों को फूड अवेलेबल कराने के लिए होना चाहिए, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए, लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए, लोगों को हाउस प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, अपना जेब भरकर अपना घर बड़ा करते हैं और अपना इंजॉयमेंट जो है करते हैं। तो बिल्कुल करप्शन जो होता है, अगर किसी कंट्री में करप्शन है तो डेफिनेटली वो कंट्री कभी भी प्रोग्रेस जो है नहीं कर पाएगा। तो करप्शन जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्या है, एजेंडा है। चलो आगे देखते हैं, द कंजर्वेटिव मूवमेंट एंड द फासिज्म। अब देखो इटली में किस तरीके से फासिज्म जो है क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा, और ये फासिज्म का कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जब फासिज्म समझ में आएगा तब फासिज्म से ही इंस्पायर होकर क्या बनता है, नाजिज्म जो है बनता है। और फासिज्म किसने स्टार्ट किया था, इसलिए स्टार्ट किया था मुसोलिनी ने, और फिर नाजिज्म किसने स्टार्ट किया था, एडोल्फ हिटलर ने। उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। However, anti-liberal movement soon began to gain momentum in many European countries in the socio-political climate and the prevailed at that time. अब यहाँ पर देखो एक टाइम ऐसा था जहां पर क्या होता था, एंटी लिबरल मूवमेंट, मतलब हमको लिबरल नहीं होना, लिबरल मतलब होता है, मतलब ज्यादा हिंसा नहीं होना, वायलेंस नहीं होना, शांति से काम करना, लिबरल का मतलब। तो यूरोप के कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो कि क्या करना चाहते थे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं होनी चाहिए, लिबरल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश जो है नहीं होना चाहिए करके, ऐसा ये लोग मूवमेंट स्टार्ट करते थे। These countries has a large middle class that included small and medium peasant, shopkeeper, traders, small industrialists, and the government employees. These class opposed the wealthy capitalism whose policies were responsible for the robbing them of their livelihood. अब यहाँ पर ना तो ये डेमोक्रेसी को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, ना ही सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे या कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। क्यों नहीं करते थे, देखो लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होगा, सबको इक्वल राइट्स होगा, तो जो मिडिल क्लास है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि सबको बराबर वोटिंग करने का राइट्स होगा, सबको जॉब की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे। तो इसके कारण से जो मिडिल क्लास जो थे उस कंट्रीज में, जैसे अब किस कंट्री की बात करें, यूरोप में जितने भी कंट्रीज थे सबकी बात कर सकते हैं, तो वहां पर की मिडिल जो क्लास थी वो क्या चाहती थी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा गवर्नमेंट बने जो कि ना तो डेमोक्रेटिक हो ना ही कैपिटलिस्ट हो। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सबको इक्वल राइट्स होना करके, और कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, मार्केट पर पूरा कंट्रोल जो है प्राइवेट प्लेयर्स का हो। ऐसा जो है ये नहीं चाहते थे, क्योंकि ये समझते थे
कि मिडिल क्लास लोग जो समझते थे कि अगर हमारे कंट्री में कैपिटलिज्म आया, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लगे, तो इसके कारण से जो छोटे-छोटे जो दुकानदार हैं, जो छोटे-छोटे पीजेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि बोलबाला किसका होगा, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा। जैसे मान लो हमारे इंडिया में कुछ देर के लिए करते हैं कि अभी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, मान लो हमारे यहाँ क्या है, कैपिटलिज्म है। मतलब जितने भी प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट जो कंपनीज है, वो हमारे कंट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब जो है मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। तो हर जगह डोमिनेंस किसका होगा, इन्हीं लोगों का होगा ना। तो जो छोटे-छोटे स्मॉल स्केल जो वर्कर्स हैं, जो शॉप चलाते हैं, छोटे-छोटे बिजनेस करते हैं, उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ के लोग जो चाहते थे, वो क्या चाहते थे, ना तो डेमोक्रेसी हो, ना ही कैपिटलिज्म हो करके। Small peasant found their land being auctioned while the small shopkeeper and traders were being driven out of the business. वहां पर क्या हो रहा था, छोटे छोटे जो किसान थे उनकी जमीनें नीलाम हो रही थी, ऑक्शन हो रहे थे। छोटे छोटे स्मॉल कीपर्स के जो दुकान थे वो बंद हो रहे थे, उनके बिजनेस खत्म होते जा रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा था। These classes were thus the most severely affected by the Great Depression of 1929. और अगर पूरी दुनिया में ये बोला जाए कि सबसे ज्यादा जो है ग्रेट डिप्रेशन से इफेक्ट किसको हुआ, तो वो है मिडिल क्लास को। क्यों? क्योंकि सबसे हायर क्लास को तो उतना फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा ऑलरेडी रहता है। जो सबसे पुअर रहता है उसके लिए कोई मतलब नहीं, हर दिन एक समान है। तो बचा कौन? जो मिडिल क्लास बचता है, उसी पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है होता है। तो गवर्नमेंट की, चाहे इंडियन गवर्नमेंट की हो, चाहे कहीं की भी गवर्नमेंट की हो, जब नई पॉलिसी आती है तो इसीलिए मिडिल क्लास को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि मिडिल क्लास को ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है हर चीज का। लोअर को नहीं होता, अपर को नहीं होता, मिडिल क्लास बीच में क्या होता है, फंसता है। अब आगे देखते हैं। People belonging to the lower middle class were also strong opponents of the socialist and the communist labor movement, which was against the private ownership of the property. अब यहाँ पर ये जो लोग थे, ये कैपिटलिज्म पर भी क्या करते थे, भरोसा नहीं करते थे। और दूसरा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पर भी भरोसा नहीं करते थे। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता था, पूरा का पूरा कंट्रोल किस पर होना, पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट पर होना। तो ये ना तो पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट पर होने देना चाहते थे, और नहीं पूरा का पूरा कंट्रोल प्राइवेट प्लेयर्स पर जो है करना चाहते थे। Struggling to save their small private holding and the small business, these class thus opposed both liberalism and the communism. और अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने बिजनेस को बचाए रखने के लिए, अपनी फैमिली को बचाए रखने के लिए, ये जो मिडिल क्लास है, इसने डेमोक्रेसी का भी क्या किया, क्रिटिसिज्म किया, और कम्युनिज्म का भी क्रिटिसिज्म जो है किया। After 1925 and especially after the recession began in 1929, the people belonging to this class began to mobilize and become politically active. जैसे ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, अब ये सोच रखने वाले लोग, कौन सा सोच रखने वाले, लिबरलिज्म को खत्म करने वाले और कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। मतलब लिबरल और कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करने वाले जो लोग थे, इनकी संख्या रिसेशन के बाद अचानक से क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और देखते ही देखते ये जो मिडिल क्लास है, जिसकी थिंकिंग क्या थी, ना तो लिबरलिज्म होना चाहिए, ना ही कम्युनिज्म होना चाहिए करके, ये थिंकिंग रखने वाले लोगों की अब पॉलिटिकल पार्टीज भी होने लगी, और पॉलिटिकल एक्टिवनेस जो है इनका होने लगा। They opposed election democracy, liberalism, the rule of law, principle of equality, socialism and similar ideas. ये क्या चाहते थे, ये अपोज करते थे किसका, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, लिबरलिज्म नहीं होना चाहिए, कानून का रूल नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सोशलिज्म जो है नहीं होनी चाहिए, ये इन सब का अपोजिशन करते थे। They were also ultra nationalism in the opposing their countries, other countries. और ये क्या करते थे, अति अति जिसको नेशनलिस्ट बोलते हैं, एक होता है नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट का मतलब होता है जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता है, सब चीज छोड़ देता है। अल्ट्रा नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे कंट्री से सुपीरियर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसको बोला जाता है अल्ट्रा नेशनलिस्ट। तो नेशनलिस्ट का मतलब अपने कंट्री के प्रति पॉजिटिव प्यार होना, और अल्ट्रा नेगेटिव मतलब क्या होना, कुछ ज्यादा ही प्यार हो जाना किसी अपने कंट्री के लिए। दिस आइडियोलॉजी वाज कॉल्ड फासिज्म। तो ये यहाँ पर क्या करते थे, ये सब लिबरल को फॉलो नहीं करना चाहते थे, कम्युनिस्ट को फॉलो करना नहीं चाहते थे, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, और यही सोच रखने वाले या यही आइडियोलॉजी रखने वाले लोग आगे चलकर क्या बने, फासिज्म ग्रुप के मेंबर्स जो है बने। तो कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड इटली सून सॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू फासिज्म पार्टीज। और जर्मनी और इटली में देखते देखते क्या हो गया, फासिज्म पार्टीज जो है वहां पर जो है बननी जो है स्टार्ट हो गई। आगे देखते हैं। फासिज्म हैज मेनी फेस्ड बट मोस्ट फासिस्ट शेयर सम कॉमन ट्रेड्स।
अब देखो ये जो फासिज्म है ये हर कंट्री में क्या है अलग अलग, थोड़ी बहुत क्या है अलग अलग डिफरेंसेस लेकर जो है चलती है। लेकिन हर कंट्री में अगर किसी भी कंट्री में फासिज्म है तो फासिज्म का क्या होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि हर कंट्री में कॉमन रहती है। जैसे दे वेयर अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ये अपने देश के आगे किसी दूसरे देश को मानते ही नहीं है, हमारा ही देश सुपीरियर है, यही चीज मानकर ये चलते हैं। कौन? फासिज्म को सपोर्ट करने वाले। दे क्लेम दैट देयर नेशन वाज सुप्रीम, और ये हमेशा मतलब ये करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारा कंट्री ही सुपीरियर है। फॉर देम द नेशनल वाज मेजॉरिटी कम्युनिटी इन देयर कंट्री, दे फेवर्ड मिलिटरिज्म एंड द सॉट टू एस्टैब्लिश द सोवेreignty एंड द नेशनल एंड ग्लोबली। अब ये जो फासिज्म वाले लोग थे ये क्या भरोसा करते थे कि हमारे कंट्री में कैसा होना चाहिए, मिलिटरिज्म जो है होना चाहिए। मतलब हमारे देश को ना तो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट चलानी चाहिए और ना ही दूसरा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलानी चाहिए, हमारे कंट्री को जो है आर्मी जो है चलाना चाहिए, ऐसा ये लोग सोचते थे और मिलिटरिज्म को सपोर्ट करते थे और अपने कंट्री के सोवेनिटी पूरी दुनिया में चाहते थे। दे बिल्ड अप वॉर हिस्टेरिया अमंग देयर पीपल टू अचीव देयर ऑब्जेक्ट, और ये क्या करते थे, ये भरोसा रखते थे कि अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप किसी को भी मार सकते हो, किसी को भी क्या कर सकते हो, परेशान कर सकते हो, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। They wanted to eliminate any kind of conflict with their nation, such as class conflicts or the competition between political parties. They gave ultimate power to the state to resolve all such conflicts and the impose it will on the people. अब ये जो फासिज्म जो चाहते थे ये हमेशा क्या सपोर्ट करते थे कि हमारे कंट्री में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास हैं, कलर्स हैं, कास्ट है, रिलीजियस है, इन सब में जितने भी प्रॉब्लम है सारी की सारी प्रॉब्लम क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टीज में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही पार्टी होनी चाहिए और लीडर भी कैसा होना चाहिए, एक ही जो है होना चाहिए। ये सोच किसकी है? फासिज्म की है। दे बिलीव्ड इन वायलेंस, ये हमेशा किस पर बिलीव करते हैं? वायलेंस पर। एंड द यूज ऑफ फोर्स टू एलिमिनेट अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन, और अदर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने रास्ते से हटाने के लिए, अलग ऑर्गेनाइजेशंस को हटाने के लिए ये क्या करते थे, ताकत अपनी फोर्स का जो है यूज जो है करते थे। चलो, दे अपोज्ड डेमोक्रेसी, वो हमेशा डेमोक्रेसी का क्या करते हैं? अपोज करते हैं। फासिज्म बिलीव्स दैट डेमोक्रेसी, इलेक्शन, लीगल प्रोसेस, सिटीजन फ्रीडम एंड द राइट्स आर ऑब्स्टेकल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द नेशन। अब ये फासिज्म वाले क्या सोचते थे कि ये जितनी भी डेमोक्रेसी होती है, इलेक्शन होते हैं, लीगल प्रोसेस होता है, सिटीजनशिप जो होता है, इक्वल राइट्स की जो बात करते हैं, ये सब के सब आगे चलकर क्या करते हैं, हमारे रास्ते के कांटे ही बनते हैं, प्रॉब्लम जो है ये बनते हैं। It believes that one party in the dictatorship of the one leader government serve the national interest the best। अब ये सोचते थे कि अगर कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर होगा तो वो पूरे कंट्री को क्या करेगा, अच्छे से जो है सर्व जो है करेगा और हमारी कंट्री सुपीरियर रहेगी करके ये सोचते थे। आगे देखते हैं इनकी क्वालिटी और क्या थी। दे बिलीव्ड इन द ट्रेडिशनल फैमिली एंड द सोशल वैल्यू सच एज वुमेन शुड बियर चिल्ड्रन एंड लुक आफ्टर द होम, पीपल इन द हायर पोजीशन इन सोसाइटी शुड बी रिस्पेक्टेड। और इनकी जो सोच थी, मार्क्सिज्म पार्टी की जो सोच थी, ये इन लोगों की सोच क्या थी, ये चाहते थे कि जो वुमेन है वो सिर्फ बच्चे पैदा करे और बच्चों की देखभाल करे। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, अगर आपसे बड़ा पोजीशन का कोई आदमी दिख जाता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो, और जो कंट्री के जो लीडर है उसने अगर जो भी ऑर्डर दे दिया उसको तन मन धन लगाकर आप क्या करो, फॉलो करो। यहाँ पर कोई इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये सब की सब बातें जो है फासिज्म वाले सोचते थे। They responded without questioning to the call of the supreme party leader, causing message to build up their movement। अब ये क्या करते थे कि इसके कंट्री के लीडर ने जो भी बोला उसको आंख बंद करके क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, ऐसा ये सोचते थे। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया है और इस पिक्चर के नीचे लिखा है, A Nazi party member humiliates a socialist leader by the parading him in the streets in a garbage cart। ये जो आदमी जो बैठा हुआ है गार्बेज कार्ट के अंदर में, ये है सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाला। सोशलिज्म का मतलब समझते हो? सोशलिस्ट गवर्नमेंट। और ये जो लोग हैं, ये लोग जितने भी पीछे जो लोग हैं वो सबके सब क्या है, नाजिज्म को सपोर्ट करने वाले, मतलब सॉरी फासिज्म को सपोर्ट करने वाले हैं। मतलब अभी आपको पता है कि नहीं, सोशलिज्म मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होना, और फासिज्म का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का ना होकर एक आदमी का होना, वन पर्सन वन मैन वन आर्मी बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से बोला जाता है कि सोशलिज्म जो होता है वो पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट की बात करता है, गवर्नमेंट की ही बात करता है।
ये भी गवर्नमेंट की बात करते, मतलब ये भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और फासिज्म भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। लेकिन कम्युनिज्म और सोशलिज्म और फासिज्म में क्या डिफरेंस है कि सोशलिज्म में जो कंट्रोल होता है वो किसी एक का नहीं होता, एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है। लेकिन जो फासिज्म है उसमें पूरा का पूरा कंट्रोल एक का होता है। तो ये जो आदमी है ये सोशलिज्म को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो जो फासिज्म को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे, इन्होंने इसके मुंह पे काली पोत दी और इसको गार्बेज वाला जो काट रहता है, जो कचरा उठाने वाला जो काट रहता है, इससे इन्होंने क्या-क्या पूरा स्ट्रेट में जो है इन्होंने घुमाया। और दे वेयर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और ये जितने भी लोग जो पीछे खड़े हैं ना, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं है, ये आम आदमी जो कि नाजिज्म को क्या कर रही थी, इतना ज्यादा जो है सपोर्ट जो है कर रही थी। देखो यहाँ पर इस तरीके से देखो पूरा का पूरा भीड़ लगा हुआ है। क्यों भीड़ लगा हुआ है? अ मैसिव रैली इन सपोर्ट ऑफ हिटलर एट द न्यूरेमबर्ग। सच रैलीज वेर स्टेजेड एनुअली टू डेमोन्स्ट्रेट द हिटलर सुप्रीम पावर। और ये जिस तरीके से ये मीटिंग जो हो रही थी, ये सब हिटलर के पावर को शो करने के लिए जो है हो रही थी। तो आज हमने क्या देखा? फासिज्म कंसेप्ट के बारे में देखा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। फासिज्म के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि फासिज्म के जो सपोर्ट करने वाले जो लोग थे, उनकी थिंकिंग क्या थी, वो क्या गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से और भी फासिज्म ने जो है और क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, किस तरीके से जर्मनी में ये सब हुआ, इटली में हुआ, तो ये सब हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। एक और चीज, आप लोग ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उसको भी लोगों तक बचाओ, जिनको मतलब बताओ, जिनको जो 10th क्लास में हैं, जिनको इसकी वीडियो की सख्त जरूरत है, उनकी पढ़ाई रुकी हुई है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फीस पे ना कर पाने के कारण स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, उनको पढ़ा नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी पढ़ाई छूट रही है इसके कारण से। सो ये वीडियोस जो है आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको इस वीडियोस की सख्त जरूरत है। आप भी अच्छे से पढ़ो और याद रखना, मैंने आपको वीडियो जब स्टार्ट किया था सबसे पहले आज से 4-5 महीने मैंने आपको बताया था कि सीजी टॉप 10 के 10th बोर्ड एग्जाम में से आप में से 2 या 3 लोग जो है बिल्कुल होने चाहिए। तो अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी इस तरीके से रखो, अभी से अपना स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट कर दो कि किस तरीके से मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम होता है तो डाउट पूछ सकते हो। तो इस चीज को आपको याद रखना है, टॉप 10 में हमारे वीडियो को देखने वाले लोगों में से 2 या 3 लोग जो है डेफिनेटली होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।